दोस्तों, मैं संध्या ये नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले इनका जो ऊपर वाला है वो अगले वीडियो में, अगर आप नहीं देखेंगे तो पहले उस वाला वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन के रूप में लोग हैं, तो हम आए थे यहाँ पे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना था। चलिए, इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2018 में 85% हो गई है। ये पुराना डेटा है या नया डेटा अपडेट हो गया होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी की बुक है, हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी पढ़ते हुए चलना है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का ना केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। यद्यपि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों की साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों की साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 42% ही है। वर्ष 2019 और 20 प्राथमिक स्कूल भारत के ये 7,58,842 लाख से भी अधिक गांव में फैली है। दुर्भाग्यवंश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। कोई बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसको देखते हुए सरकार ने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य स्थानीय सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। देख लीजिए, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। ये हो चुका है, लेकिन उस टाइम ये की जा रही है ऐसा। इन नीतियों में भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना में, यहाँ से देख लीजिए, 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 27% तक की वृद्धि 2018 में रही। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2019 से 20 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापक की भर्ती की सारणी 2.1 में देख लीजिए। 1951 से लेके 2020 तक के सारी गणना यहाँ पे दिए गए हैं, ये हम देख लेते हैं। वैसे गणना याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक स्किप करके चलते हैं इसको। ये गणना है। ये द्वितीय तृतीय से आगे देखते हैं। स्वास्थ्य, ये गणनाओं का है
स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? ये स्वास्थ्य के बारे में, जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है तो उनका कार्य नहीं कर पाए, यह बराबर होता है कि व्यक्तियों के रोजगार देने के लिए यह बोला गया है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उससे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान, जैसे यहाँ पे शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले शिशु की संख्या से है। और मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है। ये हमने और अगले क्लास में जो पढ़ा चुकी हूँ मैं, वो भी वीडियो देख लीजिएगा अगर ये नहीं देखे होंगे तो। चलिए आगे देखते हैं। अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसीलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछली 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। ये सरकार बीच बीच में ऐसे चीज़ लागू करते रहते हैं। इन उपायों को अपनाने में जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में 69.4 वर्ष अधिक हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई है। इसी अवधि में अशोषित जन्म दर गिर गया है 20.0 2018 में, और मृत्यु दर हो गया है 6.0 2018 में आ गई है गिरकर। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकड़े के लिए उपयोगी है। ये आंकड़ा बदलते रहता है, आप लोग नए आंकड़े अपडेट करते रहिएगा। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने में शिशु मृत्यु दर घट जाती है। जी हाँ, जैसे आइए चर्चा करते हैं। 1951 में से 2020 तक औषधालयों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1951 से 2020 तक डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये आंकड़ा दिया गया है सारणी, जिसमें ये सब सारणी 2019 तक का है। जैसे बेरोजगारी पढ़ लेते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दोस्तों, ये बेरोजगारी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार हम पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं कौन सा पढ़ना है। एक गांव की कहानी, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये अभ्यास आ गया। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप हर वीडियो पे बने रहिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद।